और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह आजाद रहना चाहते थे। वो इन दो कौमों के दरमियान रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता था। पाकिस्तानियों ने हमला किया और मदद के लिए हिंदुस्तान आना पड़ा। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान इन बातों का इजहार किया। Maharaja Kashmir wanted to remain independent. Yes. He wanted to be between these two nations, a Switzerland. But Pakistanis did not want that. Pakistanis invaded and he had to come to India for help. Don't forget. And that agreement that was signed, only three things you held: defense, communication, and foreign affairs. Final decision has to be done of the state by a plebiscite. That's a history. Don't forget the history. And that plebiscite was never held. If plebiscite was not held, and was not 370 a permanent issue? But you abrogated it. Thank God it's in the Supreme Court today. I don't want to say much about it. But create love, not hate. Don't hate us by telling us tourism. What tourism is going in Kashmir? What development is taking in Kashmir? It is not tourism and development. It is love that you have to give. You have to understand. मोहब्बत सीखो, मोहब्बत, नफरत मत सीखो। बहुत नफरत हो गई, बहुत नफरत हो गई। अब नफरत को छोड़ दो और मोहब्बत की बात करो। और सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। Please have the courage to listen. I did not speak when you people were speaking. I did not raise my voice. So listen. And listen good. Listen good. You had G20 meeting. G20 meeting, and you said to the whole world, what a great tourism meeting you had. Do you know that you could not take the members of G20 to Gulmarg? You could not take them to Dachigam? And you say there is peace? That there is no terrorism there? Look at yesterday in Kulgam. Look at Rajouri. Our neighbor is still playing. Let's not forget that. And that's why I say to you, remember, I say to this government and I say to the people of India, याद रखिए वाजपेयी जी ने क्या कहा। सुनिए मेरी बात, सुनिए अपने लीडर की बात सुनिए। वो आए, करना में आए पाकिस्तान के बॉर्डर के पास और कहने लगे कि सुनिए, एक मिनट, कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हमने पड़ोसी के साथ दोस्ती में रह के रहे तो हम दोनों तरक्की करेंगे। अगर दुश्मनी में रहेंगे तो तरक्की कम हो जाएगी। ये आपके लीडर की बात है, सुनिए। आप उसको माने या ना माने, अगर आप में दम है, मैं आज आपसे कहता हूँ, इस हाउस से कहता हूँ, और आप में दम है तो युद्ध कर लीजिए। हो गया, हम तो रोक नहीं रहे, हम तो कभी नहीं रोका, हम नहीं रोकते। करो, मगर हम पे शक करोगे कि हम पाकिस्तानी हैं, और कब तक शक करोगे? बात करनी है। मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए, इस शक को छोड़िए और हमें भी गले लगाइए, जो इस वतन के साथ खड़े हैं और इस वतन के साथ खड़े रहेंगे। हमने गोलियां खाई, हमने जिस्म अपने दिए, किसके लिए? कि हिंदुस्तान वहाँ जिंदा रहे। ये भूलिए मत, कभी भूलिए मत। और जहाँ तक मणिपुर का है, वहाँ पे आपसे कहना चाहता हूँ, वहाँ भी हमें मोहब्बत से काम करना पड़ेगा और उन लोगों के दिलों को जीत के उस मुल्क को बचाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चेयरमैन साहब। आई होप दीज पीपल विल रियलाइज लव इज द ओनली वे फॉरवर्ड। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि हम हुर्रियत, जमात इस्लामी या पाकिस्तान से बात हरगिज नहीं करेंगे। हम सिर्फ कश्मीर के नौजवानों से बातचीत करेंगे। भाई अभी भी सत्यता स्वीकारो, नहीं तो जो होए उसके भी आधे हो जाओ।
इस देश की आंतरिक सलामती की दृष्टि से 3 बड़े हॉटस्पॉट माने जाते थे। एक कश्मीर, एक वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र और तीसरा नॉर्थ ईस्ट। और सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, ये चलता रहा। आज मैं स्पष्ट रूप से सदन में कहना चाहता हूं कि कश्मीर की समस्या वोट बैंक की राजनीति और समस्या से आंख मूंदना था। कश्मीर की समस्या सरकारों का ढूलमूल रवैया था। कश्मीर के अंदर 2014 से हमारी नीतियों में परिवर्तन आया। मैं फिर से एक बार कहना आऊंगा, मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, 14 से 19 तक राजनाथ सिंह जी ने और उसके बाद मैं गृह मंत्री बना हूं, मोदी जी के नेतृत्व में सातत्यपूर्ण तरीके से कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए हमने काम किया। 40,000 लोग मारे गए कश्मीर में मान्यवर। मान्यवर, मेरा एक निवेदन है। मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री मेरे निवेदन का विरोध नहीं करेंगे। अधीर जी को टाइम नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी ने, हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दो तो बीच में ना बोलेंगे, ये बीच में खड़े हो जाते हैं। हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दीजिए साहब, वो बोलने दीजिए उनको। ये बीच में इसलिए खड़े होते हैं, इनकी पार्टी ने उनको टाइम ही नहीं दिया इसे। मान्यवर, नहीं, कश्मीर तो सारी संसदीय समितियां गई है ना, कश्मीर देखा है ना सबने, माननीय गृह मंत्री जी। राजीव बाबू 10 मिनट दे देंगे, हमारा 10 मिनट दे देंगे, बैठो अभी। चलिए बेटे, आप क्यों खड़े हो, बैठिए। हाँ, मान्यवर, कश्मीर के अंदर परिवर्तन लाने वाला युगांतकारी निर्णय इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी। धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर, इन्होंने, मैं अभी भी एक इनके ही प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहते हैं? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर, अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। मान्यवर, हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायते इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी, आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। मान्यवर, लखनपुर टोल टैक्स जो हम जैसे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को सूल की तरह हृदय में चुभता था, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जहां अरेस्ट किया था, वो लखनपुर टोल टैक्स को समाप्त कर दिया। मान्यवर, राज्य की अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया, 2 दरबार की परंपरा समाप्त कर दी गई और 200 करोड़ रुपए को बचाने का काम इन नरेंद्र मोदी सरकार ने। मान्यवर, वहां दलितों को रिजर्वेशन नहीं था, आदिवासियों को नहीं था, पिछड़े को नहीं था। ये सारा रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। मान्यवर, वहां पर महिला आयोग नहीं था, बाल आयोग नहीं था, वहां पर दलित आयोग भी नहीं था। ये सारे आयोग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की
नरेंद्र मोदी सरकार। वहां सफाई कर्मचारी मान्यवर 7-7 पीढ़ी से मुगलों को जमाने से रहते थे, मगर उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। पाकिस्तान से शरण में आए हुए, पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए हिंदू, उनको डोमिसाइल, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए लोग डोमिसाइल नहीं मिलता था। ये सबको डोमिसाइल देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मान्यवर ये कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में मानते हैं। कश्मीर पर शासन किसने किया? किसने किया? 3 परिवारों ने किया, महबूबा मुफ्ती, फारूक साहब और गांधी परिवार। ये 3 परिवारों ने कुल शासन किया। वहां का पंचायत चुनाव नहीं कराए। नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर-दिसंबर 2018 में, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, 9 चरणों में पंचायती चुनाव को समाप्त। अन्य अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर पुलिस, प्लीज, मान्यवर जम्मू कश्मीर पुलिस 90 के दशक के पहली बार आज एक्टिव होकर आतंकवाद का सामना कर रही है। जम्मू में नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाई, मंदिरों को प्रोटेक्शन दिया है, हिंदू संपत्ति वापस देने का कानून लाए हैं, टूरिज्म का विकास हुआ है। और सुन लीजिए, अधीर रंजन जी अविश्वास लेकर आ गए हैं। 2022 में 1 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए हैं एक साल। 1 करोड़ 80 लाख। मान्यवर, अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। मान्यवर, 33 साल के बाद थिएटर चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ। 33 साल के बाद नाइट शो चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ है। 33 साल के बाद शिकाराओं की स्पर्धा चालू हो गई, बंद कर दी थी, चालू हुई है नरेंद्र मोदी। 33 साल से, दानिश अली सुन ले, 33 साल से मोहर्रम बंद था, पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में मोहर्रम चालू हुआ। मान्यवर, हम होम स्टे नीति लेकर आए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए फिल्म निर्माण की नीति लेकर आए, हाउस बोट की नीति लेकर आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, और आज रोजगारी बढ़ रही है। 20,000 लोगों को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। मूलभूत ढांचे का विकास हो रहा है। 5,000 मेगावाट, 3,000 मेगावाट, 624 मेगावाट और 540 मेगावाट की जल विद्युत की योजनाएं वहां शुरू कर दी गई है। इसके साथ 850 मेगावाट और 1000 मेगावाट इसकी भी 2 जल विद्युत योजनाएं शुरू हुई है। सिंचाई योजना, शाहपुर कंडी बांध योजना, जो 50 साल पहले शुरू हुई थी, मोदी जी के शासन में चालू हुई थी, मोदी जी के शासन में पूरी होगी। 62 करोड़ की मुख्य रवि नहर 90% काम पूरा कर दिया गया है। और झेलम तवी बाढ़ वसूली परियोजना संगठन द्वारा $250 मिलियन विश्व बैंक से लाकर गरीबों को पुनर्वसन का काम नरेंद्र मोदी सरकार। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्देमल जाहिर करते हुए बीजेपी लीडर रविंदर रायना ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल्ला या तो झूठी दास्तानें फैला रहे हैं या वो कश्मीर की तारीख से लाइल्म हैं। महाराजा हरि सिंह एक हकीकी मुहिब वतन थे और हमेशा भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन नेहरू और शेख अब्दुल्ला की वजह से ही कश्मीर को बहरान से गुजरना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे यहाँ कश्मीर में वर्कर्स हैं, वो लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं। शहर हो, गांव हो, सेंट्रल कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, हमारी पार्टी के वर्कर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। लगातार कश्मीर में बीजेपी को मजबूती दी जा रही है और लगातार जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं उनके लिए हमारे वर्कर्स मीटिंग्स कर रहे हैं। कभी कभी वर्कर्स के दिल में कुछ खदशात होते हैं या कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स उनको आती हैं, वो तमाम मसाइल भी उनके हम डिस्कस करते हैं। कभी तंजीमी मामले होते हैं, कभी कुछ निजी मामले होते हैं, पर्सनल इश्यूज होते हैं, और हमारी जिम्मेवारी है अपने वर्कर्स का ख्याल रखना, अपने वर्कर्स की बात सुनना, अपने वर्कर्स को दरपेश जो भी मुश्किलातें हैं
चाहे वो तंजीमी मुश्किलात हैं या उसकी कोई पर्सनल मुश्किलात है, वो दूर करना हमारा फर्ज है। मैं यहाँ आया हूँ, सबसे मिल रहा हूँ। एक बड़ा शोर उठा था कि कुछ 100 के करीब शायद बीजेपी के कुछ वर्कर्स, ऐसा शोर उठा था कि रिजाइन करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सबसे बात की है, एक एक करके सबसे मिल रहा हूं, सबसे मुलाकात कर रहा हूं। ठीक है, कहीं कहीं कुछ अपने वर्कर्स में कहीं कुछ गिले शिकवे भी हैं, वो गिले शिकवे भी दूर करेंगे और मिलकर सब काम करेंगे। और आपने देखा भी होगा, सबने मीटिंग्स के बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और हम सब। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 पर कहा कि उन्होंने अपना केस बहुत ही मजबूती से अदालत में रखा हुआ है और बेहतरीन की उम्मीद है, लेकिन नतीजा जवाबी दलील और फिर केस के फैसले पर मुनहसर होगा। मरकजी हुकूमत ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश की है, लेकिन चीफ जस्टिस के तबसरे से साफ पता चलता है कि शेख साहब क्या थे। लेकिन ये मामला शेख अब्दुल्ला या इल्हाक का नहीं, बल्कि 370 के फैसले की आईनी हैसियत का है। कश्मीर की जो कंट्रीब्यूशन रही है वो हम सबके सामने है। बदकिस्मती से पिछले 30-35 सालों में मुकम्मल एक कोशिश की गई कि शेर कश्मीर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको तोड़ मरोड़ के खासकर कश्मीर के लोगों के सामने पेश किया गया। और इसमें यहाँ तक कि मैं कहूँ कि बीजेपी वालों ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनकी भी मुकम्मल कोशिश रही कि शेर कश्मीर की कंट्रीब्यूशन को वो गलत तरीके से जो है प्रेजेंट करें। अच्छी बात है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में बेंच पे बैठ के वो ऑब्जर्वेशंस दी और हमने पहले ही उनका खैर मकदम और उनका इस्तकबाल किया है। तो आ जाए म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन, आ जाएंगे, हम लड़ेंगे, आ जाए। यहाँ हमने ये भी सुना है कि ये म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन करने के मूड में है नहीं, क्योंकि डरे हुए हैं। श्रीनगर में कम, जम्मू में ज्यादा। जिस तरह कांग्रेस ने थोड़ा सा जोर पकड़ा हुआ है जम्मू में, और जिस तरह कल आपने देखा ही होगा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी और आम आदमी पार्टी की क्या हालत की वहाँ पे कांग्रेस ने, मुझे लगता है उससे शायद बीजेपी वाले और ज्यादा बौखला गए होंगे। लेकिन अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेगी। नहीं, आर्ग्यूमेंट्स तो बहुत स्ट्रांग हुए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया ना। क्या पता गवर्नमेंट का जवाब कितना स्ट्रांग होगा। केस आगे बढ़ने दीजिए, उसके बाद हम इस पे बहस कर सकते हैं कि किसके आर्ग्यूमेंट ज्यादा बेहतर है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से ये फैसला कि कपिल सिब्बल साहब और गोपाल सुब्रमण्यम साहब हमारे इन 2 पिटिशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, मुझे लगता है बेहतरीन फैसला रहा है। और इससे अच्छा हम शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना केस रख नहीं सकते थे। अब बाकी उन जज हजरात तक है और ऊपर वाले तक है, लेकिन हम उम्मीद लगाए जरूर बैठे हैं। सीनियर लीडर बीजेपी कविंदर गुप्ता ने कहा है कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त के हालात को देखते हुए हिंदुस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया था। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि शेख अब्दुल्ला इख्तिदार के मजे लूटना चाहते थे। कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान जाने के लिए आजाद है। ये कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरह से तारीफ की थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, कि उन्होंने जिस तरह से वो उस वक्त फैसला किया 1947 में कि इंडिया के साथ ही रहना है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि आज अब ये देखना पड़ेगा, जो 370 का मामला अभी चल रहा है, अब ये देखना पड़ेगा कि क्या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त सही फैसला किया था हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए। देखिए, उनको अगर फैसले में कोई गलती लगती है, अभी पाकिस्तान जाने से उनको कोई किसी ने रोका नहीं है। जहां तक शेख अब्दुल्ला ने क्या कहा, ये क्या सवाल है, ये उस वक्त के हालात इस तरह से थे। वो यहां पर सत्ता प्राप्त करना चाहते थे, वहां पर जिन्ना के नीचे रहना पड़ता था। कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके कारण से उन्होंने इस प्रकार के फैसले लिए। लेकिन ये भी सच है कि अब अभी हम आगे और जा सकते थे। गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा होता, अगर उन्होंने ना रोका होता। वो तो बाद में किस प्रकार से वहां पर फौजें पहुंची, किस प्रकार से किया, ये लंबी कहानी है। बाकी महबूबा मुफ्ती का ड्रामा
तो आज से नहीं, हमेशा से है। वो लोगों को गुमराह करती हैं, लोगों को गलत दिशा देती हैं। ये कुल मिलाकर के जो 370 है वो संसद में पास हुई है। संसद सबसे बड़ा सदन है, उसमें चर्चा के बाद बहुमत के साथ कोई सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ जाने वाला होगा ऐसा लगता नहीं। महबूबा मुफ्ती ने साथ में ये भी कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि ये कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की सुनवाई हो रही है दफा 370 के मामले पर, और वहां क्यों नहीं गई। वो कहती हैं कि वो 370 के खिलाफ बहस में कुछ भी सुनना नहीं चाहती, इसलिए वहां नहीं गई हैं और कोशिश कर रही हैं कि हिम्मत जुटाएं और उसके बाद जाएंगी कोर्ट वो सुनवाई सुनने के लिए। देखिए कि कोर्ट के फैसले किसी आधार पर होते हैं, आपकी हिम्मत से या दिखावे से कुछ होने वाला नहीं है। जो फैसला होगा जनता के हित में होगा, जम्मू कश्मीर के हित में होना चाहिए। 370 ने यहां पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अलगाववाद ये सब चीजें लाई। आज 370 हटने के बाद ना तो पत्थरबाजी है, ना हुर्रियत के कैलेंडर जारी होते हैं। इस चीज को उनको समझना चाहिए। उनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद होती है। ये सिर्फ ड्रामे करती हैं कि मैं ऐसे नहीं जा पाई और ऐसे नहीं जा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 मामले के समाअत के दौरान वहां क्यों नहीं हूं। उनको मैं बताना चाहती हूं कि ये हमारे लिए एक जज्बाती मसला है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मैंने अभी तक वहां बैठकर लोगों को 370 के खिलाफ बात करते देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब मैंने ये फैसला किया कि मैं खुद वहां जाऊंगी। शेख अब्दुल्ला की तारीफ करने के बारे में उन्होंने कहा कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक इम्तिहान है। ये उस बात का इम्तिहान है कि आया शेख अब्दुल्ला ने दो कौमों की नजरिया को मुस्तरद करते हुए हिंदुस्तान के साथ इत्तेहाद करने का फैसला सही किया था। कहते हैं कि मतलब आप वहां पर क्यों नहीं हैं। कई मेरे जो हैं, हमारे जो हमदर्द हैं, वेल विशर्स हैं, तो मैं बताना चाहती हूं मेरे लिए, और मैं समझती हूं कि मेजॉरिटी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 370 एक लीगल या खाली आईनी मामला नहीं है। ये हमारे जज्बात के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी तक मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं अपने दिल को इतना मजबूत नहीं कर पा रही हूं कि मैं वहाँ जाके अदालत में बैठ के इसके ऊपर बहस सुनूं। मुझे नहीं समझ आता है कि मैं क्या वो बर्दाश्त ला सकती हूं कि मैं 370 के खिलाफ जो है वहाँ बहस को बर्दाश्त कर पाऊंगी। क्योंकि ये मैंने जो पहला इलेक्शन लड़ा है तो मैंने जम्मू कश्मीर के आइन की कसम खाई है, मुल्क के आइन के साथ साथ मैंने जम्मू कश्मीर के झंडे को उठाया है मुल्क के झंडे के साथ। तो इसलिए मेरे लिए ज़ाती तौर पे अभी मुझ में वो हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ अदालत में बैठूं और इस बहस को सुनूं। पर इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है थोड़ी हिम्मत जुटा के मैं, जब हमारा भी वकील या दूसरे वकील आएंगे तो वहाँ जाने की कोशिश करूँगी। मैं तो कहती हूँ कि ये इस वक्त तो सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। अगर चीफ ये जो है जस्टिस ऑफ इंडिया ये इकरार करते हैं कि उस वक्त का जो फैसला शेख साहब ने किया था दो कौमी नज़रिया को बरतरफ करके एक हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाने का एक विजनरी फैसला था, वो समझते हैं, वो कहते हैं विजन, तो उस विजनरी फैसले का भी इम्तिहान। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 से मुतालिक दरख्वास्तों की आज चौथी समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच दलाइल को सुना। दरख्वास्त गुजारों ने आर्टिकल 370 को मनसूख करने के फैसले को चैलेंज किया है। इससे कबल दरख्वास्त गुजार अकबर लॉन की पैरवी कर रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि आर्टिकल 370 मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर चुका है, पार्लियामेंट इसे मनसूख नहीं कर सकती। कपिल सिब्बल 3 दिनों से अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि अब तक कपिल सिब्बल ने बहुत अच्छे तरीके से कानूनी दलाइल पेश किए हैं। चौथे रोज सीनियर वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने दलाइल का आगाज किया। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए म्युनिसिपल इंतखाबी फहरिस्त की खुसूसी नजरसानी के लिए कैंप जम्मू, उधमपुर और दीगर मकामात के मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये कैंप कायम किए हैं जो रिलीफ कमीशन माइग्रेंट्स की निगरानी में चलाए जा रहे हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स बड़ी तादाद में इन कैंपों में वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत, हज़्फ,
नजरसानी और दीगर मकासद के लिए जमा हो रहे हैं। ये कैंप 3 अगस्त से शुरू हुए हैं और 11 अगस्त तक चलेंगे। इन कैंपों में आने वाले कश्मीरी माइग्रेंट्स का कहना है कि उन्हें काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि वो इनमें नाम शामिल कर सकते हैं, नाम हज़्फ कर सकते हैं और आधार कार्ड और वोटिंग की शिनाख्त को अपडेट कर सकते हैं। उनकी रिहाइश गाहों के करीब कैंप चल रहे हैं। म्यूनसिपल पोल्स की इलेक्शंस की तैयारी कर रही है और इसी सिलसिले में जगह जगह पे म्यूनसिपल पोल्स की जो समरी रिवीजन है, म्यूनसिपल लिस्ट्स की, वोटर लिस्ट की, उनका समरी रिवीजन कैंप्स चल रहे हैं जगह जगह पे। और इसी तरह कश्मीरी माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें तो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी स्पेशल इलेक्टोरल रोल रिवीजन कैंप चल रहे हैं, समरी रिवीजन कैंप्स जगह जगह पे तकरीबन जम्मू के डिफरेंट जगहों पे, जिसमें जगती शामिल है, बोड़ी है, पुरखू कैंप, मुठी कैंप, दुर्गानगर, जहाँ जहाँ पे कश्मीरी पंडित रहते हैं उनके लिए स्पेशल समरी रिवीजन कैंप चल रहे हैं म्यूनसिपल इलेक्टोरल रोल्स के। अब वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना है, अगर नाम नहीं होगा तो फिर से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये इलेक्शंस के लिए ज़रूरी है, अपना वोट देना हमारा एक फ़र्ज़ है, इसके लिए कर रहे हैं। तो ये जो जैसे म्यूनसिपल पोल्स की ये प्रक्रिया चल रही है, तो आपका वोट तो कश्मीर में ही होगा, लेकिन तब भी आप वोट डालना चाहते हैं? बिल्कुल डालना चाहते हैं, बिल्कुल डालना चाहते हैं, डालेंगे, देखेंगे क्या होता है। डालते वोट तो डालेंगे, वोट डालना हमारा फ़र्ज़ है, हम तो डालेंगे। सर हाँ, ये तो ज़रूरी है, वोट हमारा वोट मतलब बनना चाहिए, वोट तो डालना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी सर। तो ये बताइए कि आपके घर के नज़दीक ही ये फैसिलिटी है, क्या कहेंगे, क्या ये अच्छी पहल है सरकार? हाँ जी, हाँ, ये बहुत अच्छी है कि हमारे घर के पास में ही है। हम लोग मतलब वोट डालना बहुत पसंद करेंगे। जब हमारा वोटर कार्ड बन जाएगा तो हम वोट डेफिनेटली डालेंगे। ये सर इसमें फार्म 3 किस्म के डिलीशन है, इंक्लूजन है, तो वो फार्म मतलब एंटर कर रहे हैं। तो किस तरह रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? रेस्पॉन्स सर कम ही है, तो मगर लोग आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं अपने नाम, जिनके हैं तो जिसका नहीं है तो वो कर रहे हैं। से ज़्यादा वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा ले, इसलिए ये जो कैंप्स हैं उनके घरों के नज़दीक ही बनाए गए हैं, कैंपस में बनाए गए, नॉन कैंप्स में बनाए गए, जहाँ जहाँ कश्मीरी माइग्रेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी माइग्रेंट्स का नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया जाए और कल जब इलेक्शंस होते हैं तो वो अपने वोट आसानी से और अच्छी तरह से दे सके। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। जिला बारामूला में पुलिस ने मंशियात के स्मगलरों और पेडलर्स के खिलाफ जोरदार क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोप सब्सटेंस एक्ट के तहत 200 से जायद केसेस दर्ज किए गए हैं। गैरकानूनी कारोबार में मुलव्वस 305 से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी जायदादों को अटैच भी किया गया है। पेश है इस हवाले से खास रिपोर्ट। जिला बारामूला में मंशियात की लानत से निपटने और सप्लाई चेन को तोड़ने की जोरदार कोशिश जारी है। तकरीबन 7 महीनों के दौरान ऑपरेशन को मिशन मोड में अंजाम दिया गया है, जिसमें जिला पुलिस मंशियात की स्मगलिंग के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अनथक मेहनत कर रही है। एसएसपी बारामूला ने कहा है कि अब तक गुज़िश्ता 7 महीनों में तकरीबन 220 मुकदमात NDPS एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं और 305 पेडलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े जाने वालों में 45 आदि मुजरिम हैं जो वसी दायरे में काम कर रहे हैं और कई उनके मातहत काम करने वाले साथी भी हैं। गिरफ्तार शुदगान में से 35 मंशियात के आदि मुजरिम हैं जिन पर साबिक मुकदमे दर्ज हैं। बारामूला पुलिस ने जो पीपल सेंट्रिक अप्रोच लिया हुआ है, जो पॉलिसीज़ अपनाई है, उसकी वजह से लोगों का जो हम पे विश्वास है वो बहुत बढ़ चुका है और इसी विश्वास की वजह से, लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमें अपने कार्रवाई करने में बहुत मदद होती है। मैक्सिमम इंटेलिजेंस, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें लोगों की मदद से मिलती है। शुमाली कश्मीर का जिला बारामूला वादी कश्मीर के लिए गेटवे कहा जाता है। एसएसपी बारामूला नागपुरे ने पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर्स के जरिए मंशियात की स्मगलिंग के जरिए जिले के दरपेश चैलेंज को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि सरहद पार से स्मगलरों का मकसद कश्मीर के नौजवान नस्ल का इस्तेसाल करना और उन्हें खतरे में डालना है। उन्होंने कहा कि इस चैलेंज से निपटने के लिए पुलिस मंशियात के कारोबार की सप्लाई को रोकने के लिए तुंदही से काम कर रही है।
मंशियात से मुतल्लिक सरगर्मियों पर मौसर अंदाज में जिला पुलिस ने NDPS एक्ट की मखसूस दफात के तहत मंशियात की रकम से हासिल की गई जायदादों को मुंजमद करने के इक़दाम किए हैं। उन्होंने ऐसे 5 केसेस की निशानदही की है जिसमें घरों, बैंक अकाउंट्स और बाज़ सूरतों में मंशियात की आमदनी के जरिए फंड्स फराहम करने वाली गाड़ियां मुंजमद कर दी गई हैं। हमारा अप्रोच डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों पे चल रहा है, दोनों तरफ हमारी कार्रवाइयाँ चल रही है। मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेजेस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो है हम अवेयरनेस कैंपेन्स रन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि डिमांड भी कम हो और सप्लाई भी कम हो ताकि बहुत जल्द बारामुल्ला जो है एक ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट बने। तो बदकिस्मती की बात है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इसकी जद में आ रही है। मेल फीमेल दोनों तरीके के जो टीनेजर्स है वो इसके जद में आ रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही फिक्र करने वाली बात है, बहुत ही चिंता की बात है। शुमाली कश्मीर के आम लोगों ने मंशियात की लानत पर काबू पाने के लिए पुलिस की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि माजी में सिर्फ मंशियात के आदी अफराद के खिलाफ कानून की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था, लेकिन अब पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू किया है। एक समाजी सियासी कारकुन और मकामी ताजिर मोहम्मद शफी भट्ट ने कहा कि मंशियात ने मुआशरे के कई नौजवानों और नौउम्रों का इस्तेसाल किया है और मुआशरे के लोगों को, नौजवान नस्ल को बचाने के लिए इस लानत को खत्म करने के लिए पुलिस की मदद करनी चाहिए। जो ड्रग्स में यहाँ इस वबाई मर्ज में जो हमारे जवानों को, हमारे नौजवानों को मुब्तला कर रहे हैं, उनका जो ठिकाना है उनको वो दिखाना चाहिए। पुलिस ने जो लाइन ऑफ एक्शन ली है, उन्होंने बड़े स्टर्न एक्शन लिया है। उनके खिलाफ कई लोगों की प्रॉपर्टी उन्होंने सील की है, कईयों को उन्होंने PSA लगाया है। तो अच्छा कदम है, इनको ये कंटिन्यू करना चाहिए और इसमें इस रिदम को कहीं टूटने नहीं देना चाहिए। NDPS एक्ट के तहत मुंजमद असासों की मजमूई मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। जब्तशुदा मंशियात की मार्केट मालियत तकरीबन 12 करोड़ रुपए है। SSP ने कहा कि पुलिस को आम लोगों का ताउन हासिल है और बहुत जल्द बारामुल्ला जिले से मंशियात की लानत को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बारामुल्ला से सजाद हुसैन की रिपोर्ट। यौम आज़ादी के मौके पर जम्मू के बाजारों में तिरंगे रखे गए हैं। लोग 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर बाजारों से अपने घरों और कारोबारी इदारों को जोश और जज्बे के साथ तिरंगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुल्क की दूसरी रियासतों से ये लोग हर साल जम्मू के अतराफ इलाकों में इस तरह के स्टॉल लगाने आते हैं। उस पर यही एक प्रतीक हमारा आता है कि आज हम अपने जो देश का झंडा है उसको लहराएं और एक पूरे विश्व के अंदर ये संदेश दें कि 15 अगस्त को हमने क्या प्राप्त किया था। इस दिन हमारा देश पूरा आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें कुर्बानी की हैं और उसी को मद्देनजर देते कि आज उनकी याद में हम अपना झंडा को और ऊंचा लहराएं और इसीलिए कहते हैं कि हर घर में आज तिरंगा होना चाहिए। बात हिंदुस्तान की है, झंडा रहे ऊंचा हमारा, यही है कामना हमारी, हमारा देश समृद्ध रहे, आगे बढ़े। हिंदुस्तान जिस तरीके से जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उससे लेकर आज तक जो है हर इंसान के अंदर एक ही जज्बा है कि हमारा जो है ये झंडा जो है ये ऊंचा रहे और बुलंद रहे। तो हम भी जो है इसी खुशी के लिए जो है झंडा ख़रीद रहे हैं कि आने वाले जो है 15 अगस्त में जो है उसी तरीके से जो है जज्बे से जो है 15 अगस्त मनाया जाए, आज़ादी का दिन मनाया जाए। आने वाली 15 अगस्त को हमारे भारत देश का इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। इसके उपलक्ष्य में हम अपने घरों में अपने बच्चों के लिए ये रबड़ बैंड्स और तिरंगा लेके जा रहे हैं, तो बड़ी हंसी खुशी से 15 अगस्त मनाएंगे हम। 15 अगस्त आज़ादी का पर्व है। आज़ादी का पर्व मनाने के लिए यहाँ पे जम्मू में आपको कई ऐसी जगहें मिलेंगी जहाँ पे आपको लहराते हुए तिरंगे नज़र आएंगे और ये लहराते हुए तिरंगे यहाँ जम्मू की इस रौनक को बढ़ा देते हैं और कई ऐसे स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं। अभी हम नरवाल के इलाके में हैं जहाँ पे ये तिरंगों के स्टॉल लगाए गए हैं और जो देशभक्त हैं और देश से प्रेम करने वाले यहाँ पे आते हैं और उसके बाद इन झंडों की ख़रीदारी करते हैं और 15 अगस्त के पर्व को मनाने के लिए अपने घरों में लहराने के लिए, अपने बिजनेस यूनिट्स में लहराने के लिए ये तिरंगे यहाँ से ख़रीदते हैं। कैमरामैन आशु के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू।
ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन मुकेश सिंह IPS ने 15 अगस्त को होने वाली यौम आज़ादी तकारीब के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मीटिंग में फौज, BSF, CAPF, खुफिया एजेंसियों, पुलिस सिक्योरिटी विंग और सिविल इंतजामिया पुलिस और दीगर मौजूद रहे। SSP जम्मू ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जिला जम्मू में यौम आज़ादी के मकाम और इसके आसपास जिला पुलिस और सिक्योरिटी विंग की मुजवजा तैनाती के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इंटेलिजेंस एजेंसियों, आर्मी, CRPF, BSF और दीगर इस बहस के दौरान मौजूद रहे। ADGP जम्मू जोन ने मेरी मिट्टी मेरी देश मेरा देश प्रोग्राम को लागू करने पर भी जोर दिया। जम्मू और पठानकोट शहर की हालत खराब है और जिला कठुआ में बारिश और सैलाब की वजह से एक और पहाड़ी इलाके में तबाह हो गई है। वहीं जम्मू और पठानकोट को मिलाने वाला नाला सैलाब की जद में आ चुका है और उसकी वजह से इलाके की जो हालत है वो पूरी तरह से खस्ता हो चुकी है। मिसेज थी मेरी, थोड़ा काम कर रही थी, घर पौड़ियों से गिर गई, इसकी कमर में लग गया, वे उठ नहीं पा रही हैं। तो यहाँ क्यों रुके? यहाँ यही गवर्नमेंट की वजह से रुके। ये जो गवर्नमेंट हमें दे रही है ना सुविधा, उसकी वजह से रुकी। कितनी परेशानी यहाँ हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आधा घंटा हो गया रुके हुए। देखो पेशेंट की कंडीशन देखो, डॉक्टर के पास जाना। क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को यही कहना चाहते, क्या कहेंगे गवर्नमेंट अंधी है, उनके 9 साल बेमिसाली रहेंगे ऐसे भी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के साथ उधमपुर में सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई है क्योंकि मरकजी ज़र इंतज़ाम इलाके के 2 गरमाई दारुल हुकूमतों को जोड़ने वाली 300 किलोमीटर लंबी सड़क रामबन सेक्टर में मुख्तलिफ लैंडस्लाइडिंग के बाद बंद हो चुकी है। उधमपुर से किसी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। नाम है मेरा मोहम्मद शबीर, जम्मू से भरी हुई है श्रीनगर की गाड़ी। 3 दिन हो गए इधर खड़े, बोल रहे रामबन में पस्सी आई है। तो इधर हम लोग को बहुत दिक्कत चल रही है, ना होटल है इधर, ना खाना पीना है, ना कोई बात। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जिला रामबन के मार्विंग टनल के बिल्कुल सामने आज सुबह के वक्त आई एक भारी स्लाइड ने कौमी शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए मुतासर किया, जिसके बाद हजारों की तादाद में मुसाफिर मालबरदार गाड़ियां कौमी शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर दरमांदा होकर रह गई है। शाहरा की बहाली का काम शुरू तो किया गया, ताहम लगातार गिरने वाले पत्थरों की वजह से बहाली को बहुत ज्यादा मुतासर हो चुका है और इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस से जम्मू श्रीनगर से किसी तरह के ट्रैफिक को चलने की इजाजत न दी। आवाम से भी अपील की गई कि शाहरा पर इमरजेंसी सूरत हाल के बगैर सफर करने से गुरेज करें। वस्ती कश्मीर के जिला श्रीनगर के गुजरबर इलाके में कल शाम 6ठी जमात के एक तालिब इल्म की लाश पुरअसरार हालत में एक मकामी मस्जिद के वॉशरूम से मिली है। अहले खाना ने और इलाके के मकामी लोगों ने बताया कि फैजान के नाम से एक छोटे लड़के की लाश एक मकामी मस्जिद के वॉशरूम के अंदर रस्सी से बंधी हुई देखी गई। इतला मिलने पर भीड़ जमा हो गई। लवाकीन ने हुकाम से हकाइक का पता लगने के लिए मुकम्मल तहकीकात को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का अभी इंतजार है। यतीम की सूरत में इसको बहुत परवरिश हो रही थी, दाएं बाएं से बहुत। तो लड़का बहुत अच्छा था, इससे तो अकल तो दंग रह जाती है कि यह हादसा हुआ तो कैसे। अनंतनाग के बिटवारा मट्टन में मुबैना तौर पर पानी से फैलने वाली बीमारी फूट पड़ी है, जिसकी वजह से वहां के अक्सर लोग बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। लोगों के मुताबिक कैरीबल इलाके में बटपूरा को पानी फराहम करने वाली जगह डंपिंग साइट में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से बारिशों के दौरान ये पानी काफी आलूदा हो चुका है। और काफी अरसे से मैं मैसेज करता रहा था, वीडियो साहब को भी मैंने एक बार मैसेज की फरवरी में कि आपने जो है गार्बेज ऊपर एरिया से लाया है वो डीप जॉर्ज में फेंका है, तो वहां पे इलीगल डंपिंग साइट बन गई है। और नीचे ही हमारे उस डीप जॉर्ज में एक वाटर सोर्स है जिसमें एक PHE की वाटर स्कीम बनी हुई है, ड्रिंकिंग वाटर हमें सप्लाई होता है वहां से, और उसमें एक डिजीज स्प्रेड हो गई है राइट नाउ। हम अभी जानने तक हमें यही पता है कि उसमें डिजीज। तो नाज़रीन, कश्मीर न्यूज में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।